नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं 10 तारीख तक सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का तो ये आज पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7वां और 8वां चैप्टर एक साथ में कवर करवा दूंगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर हैं। कल आप लोगों को लेक्चर नहीं मिल पाए थे, थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने के कारण, तो आप लोगों को लेक्चर नहीं मिल पाए। आज मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का और जस्ट इसी के बाद में मेट्रोलॉजी का भी वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आपका मेट्रोलॉजी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दोनों सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं टूल इंजीनियरिंग को लिख नहीं पाया हूँ। तो वो क्या है, आपकी कल या परसों शाम तक मैं हर हाल में ख़त्म करवा दूंगा। तबीयत बिगड़ने के कारण नहीं हो पाया था, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर आप लोगों के अभी 21 तारीख से हैं। मैं उसको कवर करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग जो मैं कवर करवा चुका हूँ उसे पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए मायने रखता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पदार्थ प्रबंधन और दूसरा है औद्योगिक सुरक्षा। जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग होता है वो किस तरीके से होता है, और जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होती है वो किस तरीके से होती है, उन पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसमें सभी फैक्टर्स वो आएंगे जो आपको इंडस्ट्री में एक वर्क करते समय ध्यान में रखने चाहिए या फिर रखने पड़ेंगे। तो पदार्थ प्रबंधन क्या है, जो आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं या फिर जो कंपनी में हमारा इक्विपमेंट होता है या फिर कोई पदार्थ आता है, उसको किस तरीके से रखा जाता है, और उसकी जो इंडस्ट्री की सुरक्षा होती है वो किस तरीके से और किस ढंग से की जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उन्हीं पर आधारित हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां सामग्रियां संग्रहित एवं जारी की जाती हैं कहलाता है। जो भी आपकी इंडस्ट्री है जहां से क्या सामग्रियां संग्रहित की जाती हैं या और आपको दी जाती हैं, या कोई काम करने के लिए वहां से क्या है आप लोगों को इशू करवाना पड़ता है, कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी सामग्री है उसे इशू करवाना पड़ता है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम लोग कहते हैं भंडारण। जहाँ पर भंडार किया गया हो किसी भी पदार्थ का, उसे हम लोग कहेंगे भंडारण। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है भंडारण का प्रमुख उद्देश्य है। जो भंडारण का उद्देश्य होता है वो किस उद्देश्य के लिए आपका भंडारण किया जाता है। तो आपका जो भंडारण होता है वो सबसे पहला है रॉ मटेरियल को संग्रहित एवं जारी करना। जो आपका रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ होता है उसको संग्रहित करना, इसके लिए भी भंडारण किया जाता है कि आपकी कंपनी में कोई कच्चा माल ही नहीं है, तो आप लोग प्रोडक्ट किसी हालत में बना ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए पहले से। दूसरा है उपकरणों को संग्रहित एवं जारी करना। जो आपके उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जो भी आपके प्रोसेस में यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कटिंग टूल है या कोई फाइल है या कुछ भी है, गिरमिट वगैरह है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी इंडस्ट्री से आपको रिलेटेड है, स्पैनर हो गया, पाना हो गया, जो भी है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इक्विपमेंट होती हैं। और आप जब इंडस्ट्री में वर्क करेंगे, मान लीजिए आप एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क करेंगे, तो उसमें जितने भी मेंटेनेंस के इक्विपमेंट होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे कि आप जब वर्क करने जाएंगे तो आपको इस स्टोर में जाना पड़ेगा और जिस इक्विपमेंट की आपको आवश्यकता होगी वो लेकर आप जिस मशीन को बनाना होगा उसे बनाएंगे। अगला है डिले टाइम को कम करना। भंडारण का एक ये भी मतलब होता है। डिले टाइम क्या है, कोई पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बनने के बीच में जो समय होता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ ले जाने का जो समय होता है उसको भी ये बचाता है। कि जगह जगह पर हम लोग पहले से ही पदार्थ को स्टोर करके रख देते हैं और जब क्रियाएं होती हैं तो हमें कहीं दूसरी कंपनी या फिर उस यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सामान पहले से ही उपलब्ध होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग भंडारण को करते हैं या फिर स्टोर बनाते हैं या स्टोरिंग कैपेसिटी वाला एक रूम बना देते हैं जिसमें सारे इक्विपमेंट को स्टोर करके रखते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक भंडारी के कर्तव्य होते हैं। जो एक भंडारी होता है या स्टोर मैनेजर होता है उसके कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। तो पहला है रिकॉर्ड रखना, तो बिल्कुल करेक्ट है। रिकॉर्ड किस तरीके से कि कौन सा पदार्थ कहाँ पर गया, कितना वेस्ट हुआ, कितना यूज में आया या कितने का हमने दूसरी कंपनी से खरीदा, और उसकी क्या मटेरियल कॉस्ट जुड़नी चाहिए, और जो हमारा मान लीजिए अगर मेंटेनेंस इक्विपमेंट गया तो कितना गया, कितना खराब हुआ, तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड उसे रखना चाहिए। स्टोर साफ करना, ये तो भाई उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई जिस स्टोर में वो वर्क कर रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए, वो साफ सुथरा तो होना ही चाहिए और उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके इक्विपमेंट लगे हैं वो एक सीक्वेंस क्रम में होने चाहिए। तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ए बी बोथ। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्टोर जिसमें लेखा नियंत्रण पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। जो स्टोर होता है जिसमें लेखा नियंत्रण जो होता है, लेखा शास्त्र मतलब तैयार किया जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है या फिर सिस्टम पे लिखा जाता है कि कौन सा मटेरियल कब खर्च हुआ, कितने का आया, ये सारी डेटा जो भी तैयार की जाती हैं वो क्या है, बंद स्टोर वो कहलाता है। अत्यधिक जोर किस पे देता है, बंद स्टोर पर ये जोर देता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी एवं महंगी वस्तुओं का भंडारण किस प्रकार के स्टोर में किया जाता है। जो छोटी वस्तुएं होती हैं और महंगी वस्तुएं होती हैं उनका भंडारण हम लोग किस प्रकार के स्टोर में करते हैं, वो इसने पूछा है। तो वो बंद स्टोर में किया जाता है। भाई छोटे उपकरण हैं, अगर खुला ऐसे ही डाल देंगे तो वो हमें मिलेंगे नहीं आसानी से, ढूंढ मतलब हम लोग जब खोजेंगे उनको समय पे आवश्यकता जब होगी तब हमें वो नहीं मिलेंगे। और जो महंगे हैं भाई, महंगा आप सोना ही देख लीजिए, आप आयरन मटेरियल लाते हैं तो ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं, और सोना लाते हैं तो कितना बंद करके रखते हैं। तो जो महंगे पार्ट हैं उनको हमें बंद करके रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए, तो बंद स्टोर में होने चाहिए। तो 5 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, भंडार की स्थिति सदैव कार्यकारी विभागों से होनी चाहिए। जो भंडारण की सिचुएशन होनी चाहिए या फिर वो कहाँ पर बने होने चाहिए, ये जो कार्य विभागों से कहाँ पर होने चाहिए, दूर होने चाहिए, पास होने चाहिए, निकट होने चाहिए, किस तरीके से इन्हें बनाना चाहिए। तो इनको हमें क्या है, निकट और उचित दूरी पर। उचित दूरी का मतलब क्या है, जहाँ पर हमें आवश्यकता हो पदार्थ की उसके पास में होना चाहिए, और निकट तो वही मतलब हुआ उचित और पास दूरी। तो इसका डी नंबर AC बोथ बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वह भंडार जिसमें सभी विभाग का एक ही भंडार होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग केंद्रीय भंडारण कहते हैं, कि सभी डिपार्टमेंट का क्या है, एक सेंट्रल भंडारण स्टोरेज बना दिया जाए, उसमें सभी डिपार्टमेंट के उपकरण मिले, सभी डिपार्टमेंट के क्या आपको मटेरियल मिले, रॉ मटेरियल मिले, या जो भी मटेरियल होते हैं वो जो भी स्टोर में चीज़ें रखने वाली होती हैं वो सारी चीज़ें मिले, तो उसे हम लोग केंद्रीय स्टोर कहते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस भंडार में डिले टाइम अधिक होता है। जो आपका डिले टाइम होता है वो किस तरीके के भंडार में अधिक होता है। तो होता है वो विकेंद्रीय। विकेंद्रीय का मतलब क्या है, जो अलग अलग हों, अलग अलग हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग केंद्र बना दिए जाएं या भंडार बना दिए जाएं, तो उनमें क्या है, डिले टाइम जो होता है वो अधिक होता है, टाइम की ज़्यादा बचत हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोर का विन्यास करते समय किन कारकों पर विचार नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहला दिया है स्टॉक का प्रकार, दूसरा है स्टॉक का आयतन, चौथा है भौतिक, तीसरा है भौतिक कारक, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, ये जो सभी कारक दिए गए इन पर हम लोग स्टोर का विन्यास करते समय सब पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है नहीं करना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जब हम लोग स्टोर का विन्यास कर रहे होते हैं तो हम लोग वहाँ के स्टॉक का प्रकार भी देखते हैं, जो स्टॉक होता है स्टॉक का प्रकार भी देखते हैं, और स्टॉक का आयतन भी देखते हैं कि कितना है, और उसके भौतिक कारक भी देखते हैं।
तो डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है स्टोर लेआउट का मूल सिद्धांत है। जो आपका स्टोर का लेआउट है उसका मूल सिद्धांत क्या होता है? तो उसका जो मूल सिद्धांत होता है वो पहला है स्थानांतरण लागत कम हो। जो स्टोर लेआउट है उसका इस तरीके से सिद्धांत रखना चाहिए कि लागत भी कम आए, ठीक है, स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में लागत कम आए। ये नहीं है कि एक स्टोर हमने बनाया और वो ऐसी जगह पे बना दिया कि उस स्टोर से जहाँ पर हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता है वहाँ तक ही किसी गाड़ी का यूज करना पड़ा या किसी ऐसी चीज़ का यूज करना पड़ा जिसमें हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ा, लेबर कास्ट आई। तो ऐसा स्टोर नहीं होना चाहिए। ये क्या है, आसान पहुँच हो वहाँ तक, क्या है, आसान पहुँच हो वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सके। तीसरा है भंडार स्थल भौतिक वातावरण से सुरक्षित हो। जो भी आपके भौतिक वातावरण होते हैं जैसे ताप दाब का प्रभाव होता है इनसे बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, इनका कोई प्रभाव मटेरियल पर नहीं पड़ना चाहिए। तो डी नंबर इसका सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। इन सभी का हम लोग ध्यान रखते हैं इसका स्टोर का सिद्धांत देते समय। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इन्वेस्टर एक प्रकार की है जो आपकी इन्वेंट्री है वो क्या होती है? जो आपकी इन्वेंट्री है मतलब खोज है तो वो क्या होती है? तो इन्वेंट्री आपकी क्या है, एक प्रकार की सूची है। सूची को तैयार करना ही इन्वेंट्री कहलाता है। इन्वेंट्री क्या कि हमें हर चीज़ की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए। किस तरीके से कि हमें कौन सा मटेरियल कब लाना है, कौन सा मटेरियल कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, कितना सब ये क्या है, एक इन्वेंट्री के अंतर्गत ही आता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, सूची। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यहीं पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वे पदार्थ जो उत्पाद का अभिन्न अंग होते हैं कहलाते हैं। जो उत्पाद के अंग होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग प्रत्यक्ष स्कंद कहते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, 12 नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद नियंत्रण का लक्षण होता है। जो आपका स्कंद नियंत्रण होता है उसका क्या लक्षण होता है? तो स्कंद नियंत्रण का जो लक्षण होता है वो स्कंद की सतत प्रवाह होता है। जो आपका स्कंद या फिर कोई प्रोग्राम चल रहा हो वो सततता के साथ चलता रहे, तो यही इसका क्या है, मुख्य लक्षण है, या फिर इसी काम के लिए इसे हम लोग करते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या मितव्ययी आदेश वह मात्रा है जो इन्वेंट्री प्रबंधन की, और ये यहाँ पर क्या है डैश दे दिया, को न्यूनतम रखती है। किसको न्यूनतम रखती है? तो 14 नंबर का बी नंबर ऑप्शन कुल लागत हो जाएगा। कुल लागत को न्यूनतम रखती है, तो यहाँ पर कुल लागत भरा जाएगा। तो 14 नंबर का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्कंद नियंत्रण की तकनीकी नहीं है। जो आपकी स्कंद नियंत्रण जो आपका किया जाता है उसकी कौन सी तकनीक नहीं है? तो एबी विश्लेषण, इसके द्वारा भी हम लोग स्कंद नियंत्रण करते हैं। दूसरा क्या है, विभिन्न स्तरों को ज्ञात करना, इसके द्वारा भी हम लोग स्कंद नियंत्रण करते हैं। और EOQ, इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, स्कंद नियंत्रण करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया था, स्कंद नियंत्रण की तकनीकी नहीं है, तो ये सारी तकनीकी होती हैं, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें जान या माल की हानि होती है कहलाती है। जिसमें क्या है, किसी प्रकार की हानि हो, इंजरी होने की संभावना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दुर्घटना का नाम देते हैं। आप लोगों को क्या है, कोई चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि दुर्घटना घटित हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्थान के आधार पर दुर्घटनाएं हैं। जो स्थान के आधार पर दुर्घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला है सड़क दुर्घटना, दूसरा है रेल दुर्घटना या औद्योगिक दुर्घटना। ये क्या स्थान के आधार पर हैं अलग अलग। ये सड़क दुर्घटना क्या है, रोड पर होगी, रेल दुर्घटना रेलवे ट्रैक पर होगी, और औद्योगिक क्या है, इंडस्ट्री के अंतर्गत होगी। तो इसका डी नंबर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 17 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटनाओं के कारण हैं। दुर्घटनाएं कौन कौन से कारणों से हो सकती हैं? तो
पहला है तकनीकी कारण, दूसरा है व्यक्तिगत कारण। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। तकनीकी कारण का मतलब क्या है, कोई मशीन में फॉल्ट आ जाए। व्यक्तिगत कारण क्या है, आपको जैसे आलस आ गया, आपको थकान है, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो आपको याद रखना चाहिए, कभी भी आप थके वगैरह हो तो आपको मशीन पर वर्क नहीं करना चाहिए। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी दोनों। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटना प्रभावित करती है। जो आपकी दुर्घटना होती है वो किसे प्रभावित करती है। दुर्घटना आपकी पहला है उद्योग को भी प्रभावित करती है। उद्यमी क्या है, जो उसको कर रहा होता है काम को, और श्रमिक क्या है, उसमें जो वर्कर होता है। तो इन सभी को दुर्घटना प्रभावित करती है, क्योंकि दुर्घटना होगी तो उद्योग में कोई ना कोई खराबी आ जाएगी, उसमें जो उद्यमी होगा उसको भी लॉस होगा या हानि होगी, और श्रमिक जो है उसको तो हानि होगी। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटना बचाव के मुख्य कारण माने जाते हैं। जो आपके दुर्घटना के बचाव होते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं। तो इसका जो पहला है मानवीय कारण, दूसरा है कानूनी, तीसरा है उत्पादकता। ये सारे कारण होते हैं जो दुर्घटना के मुख्य कारण माने जाते हैं, दुर्घटना बचने के। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटना बचाव की अनुपूरक गतिविधियां हैं। जो आपकी दुर्घटना बचाव की अनुपूरक गतिविधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है सुझाव प्रणाली, दूसरा है पोस्टर द्वारा, तीसरा है फिल्म ट्रिप। ठीक है, तो सुझाव प्रणाली क्या है, इसमें हम लोग पहले ही सबको सुझाव दे देते हैं, बता देते हैं कि वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर ना जाना, उस काम को इस तरीके से करना। या फिर दूसरा है पोस्टर द्वारा। पोस्टर द्वारा क्या है, पहले से वहाँ पर चिपका देना चाहिए कि यहाँ पर दुर्घटना है, यहाँ पर खतरा है। जैसे आप लोगों ने बिजली के खंभों में देखा होगा, वहाँ पर एक क्रॉस बना रहता है और नीचे खतरा लिखा रहता है। और अगर जैसे क्या है कोई हैवी मोड़ है या एकदम से अचानक से मोड़ है तो वहाँ पर भी ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, या फिर उसमें साइड में लिख दिया जाता है कि यहाँ पर हैवी मोड़ है या फिर अचानक मोड़ है, आप संभल कर चलें। तो क्या ये पोस्टर द्वारा है। फिल्म ट्रिप का मतलब क्या है, कोई इस तरीके से दुर्घटना आपको सड़क के किनारे या फिर इंडस्ट्री में दिखनी चाहिए कि हाँ अगर आप इस तरीके से गलती करेंगे तो ये हो जाएगा, या कुछ भी करेंगे तो इस तरीके की दुर्घटना हो सकती है। ये एक क्या है, पिक्चर के माध्यम से दिखा दें तो भी ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। तो 21 नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कारखाना अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं। जो आपके कारखाना अधिनियम बनाया गया था 1948 जो कि बनाया गया था, उसके कौन कौन से प्रावधान होते हैं। पहला था स्वास्थ्य, दूसरा था सुरक्षा, तीसरा था श्रम कल्याण। तो ये तीनों ही कारण थे जिनके लिए हमारा ये कारखाना अधिनियम कार्य करता था। कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत क्या होता था कि जो भी वर्कर होगा उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और श्रम कल्याण की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोग 22 का डी लगा लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रंग योजना किन खतरों के पहचान में सहायक होती है। जो आपकी रंग की योजना होती है, रंग योजना जो बनाई जाती है वो कौन से प्रकार के खतरों के लिए ये सहायक होती है। तो पहला है भौतिक, रासायनिक और तीसरा यांत्रिक। इन सभी प्रकार की, जैसे भौतिक है तो वहाँ पर अगर ताप दाब का प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, किसी प्रकार का रंग लगा देंगे। खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी के लिए क्या है, खतरे जो रंग योजना होती है वो लाभदायक होती है या पहचान के लिए सहायक होती है। तो डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का डी सही है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बैंगनी रंग किन खतरों से संबंधित सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। तो आपका जो बैंगनी रंग बनाया जाता है वो किस प्रकार की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो बैंगनी रंग रेडिएशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ पर रेडिएशन होगा वहाँ पर हम लोग बैंगनी रंग का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि गृह सज्जा हेतु किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी गृह सज्जा होती है, गृहस्थी की सजावट होती है, उनमें हम लोग सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका सी नंबर ए भी बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
लकड़ी, रबड़, कागज आदि किस श्रेणी की आग हैं? तो लकड़ी, रबड़, कागज की आदि की श्रेणी की आग है, जो अगर इनमें आग लगा दी जाती है तो ये किस श्रेणी में आती हैं? तो ये ए श्रेणी की होती हैं। किस श्रेणी की होती हैं? ये ए श्रेणी की होती हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 27 नंबर, वह जिसे विद्युत कुचालक पदार्थ से बुझाई जाती है उसे कहते हैं क्या? जो विद्युत कुचालक पदार्थ से बुझाई जा रही हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी सी की आग कहते हैं। क्या बुझाएंगे? हम लोग आग बुझाएंगे, तो उस श्रेणी को हम लोग श्रेणी सी की आग कहते हैं, अगर वो कुचालक पदार्थों से बुझाई जा रही है। तो 27 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अग्निशामक यंत्र का प्राथमिक कार्य होता है। जो आपके अग्नि संयंत्र लगे होते हैं, आप लोग देखते हैं सिलेंडर टाइम में लगे रहते हैं, वो क्या है? वो उनका प्राथमिक कार्य होता है। तो उनका जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है कि ईंधन आपूर्ति रोकना। ईंधन आपूर्ति मतलब क्या है? कि ईंधन की जो आपूर्ति हो रही है, कमी हो रही है, उनको कम करना इसका कार्य होता है। प्राथमिक कार्य इसका यही होता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आग बुझाने का सिद्धांत है। अगर कोई आग बुझाई जा रही है, अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है या किसी भी कंपनी में आग लग जाती है, तो वो उसको बुझाएंगे तो पहले क्या करेंगे? किन क्रियाओं पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे? तो सबसे पहला है अलार्म बजाएंगे, फिर उसके बाद में फिर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में आग बुझने वाले उपकरण क्या करेंगे? का पता करेंगे। तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला अलार्म बजा देंगे कि आग लग गई है, तो जो भी आपके वर्कर होंगे वो सावधान होंगे, इधर उधर जिनको रास्ता मिलेगी वो भाग जाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? आप लोग उनको उपकरणों को अरेंज करेंगे या उपकरण लाएंगे। ठीक है, कार्य प्रारंभ करने का मतलब क्या है? कि लाइट्स वगैरह बंद करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको कट करेंगे, पावर सप्लाई को कट करेंगे। इन सभी चीज़ों को कट करने के बाद में जो आपको आग बुझाने का कार्य है उसका जो उपकरण होता है उसको लाकर उसे बुझाएंगे। तो आप लोग ये 29 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गैसोलीन से लगी आग को बुझाना चाहिए। अगर गैसोलीन से आग लगी है तो उसे हमें किससे बुझाना चाहिए? गैसोलीन से लगी आग को हमें CO2 से बुझाना चाहिए। इससे CO2 से बुझाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये अच्छे से क्वेश्चन सारे समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर होना है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका ये सब्जेक्ट हुआ आज से पूरा फिनिश। इसमें 8 चैप्टर थे, तो इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर पूरे कवर करा लिए। अब मैं इसके बाद में आप लोगों को मेट्रोलॉजी का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सॉरी, क्योंकि मैं कल बीमार हो गया था, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाए थे, और इस वजह से 1 या 2 दिन लेट भी हो जाएगा आपका सिलेबस। जो मैंने वादा किया था 10 तारीख वाला, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि क्या है, तबीयत कोई किसी को पहले से पता नहीं होती है, और सिलेबस भी क्या है आपका काफ़ी ही है। तो मैं 21 तारीख को पेपर हैं आप लोगों के, तो चिंता ना कीजिए। अगर कल परसों भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप पीछे का पढ़ लीजिए, क्योंकि बचा हुआ तो बिल्कुल कम ही है। जो पढ़ गया है उसको पढ़िए, जो बचा है उस पर ध्यान ना दीजिए, वो तो मैं कवर ही कराऊंगा। वो ध्यान देने का कार्य मेरा है, तो वो कार्य अपने ऊपर ना लीजिए। जो मेरा कार्य है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, जो आपका है वो आप कीजिए। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़िए। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा और मैं पूरा भी करवाऊँगा। तो आपका ये सब्जेक्ट पूरा हो गया। अब क्या है, आप लोगों को इसकी क्या है, क्विज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं कल से लगभग प्रॉपर आपको मॉर्निंग में सुबह टेलीग्राम पर क्विज भी दूंगा। तो अगर टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक टेलीग्राम की दे देता हूँ हर वीडियो की, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आशा करता हूँ, और ये मेरी उम्मीद भी है, या मेरा आपसे वादा है कि मैं कल से क्विज इसकी दूंगा ही। तो अगर तबीयत गड़बड़ हुई तो मैं उसकी बात नहीं बोल सकता हूँ। तबीयत मेरी आज भी गड़बड़ है, लेकिन मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आपको क्विज भी मिलनी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।